जय माता दी दोस्तों। सास का बहू पर पलटवार। एक सास का साहस। रुक्मणी, अरे ओ रुक्मणी, सुनाई नहीं देता क्या? सुन, दीपक और मैं आज रात पार्टी में जा रहे हैं। आने में थोड़ी देर हो जाएगी। घर का सारा काम करके रखना, समझी? बहू मुस्कान अपनी सास रुक्मणी जी को ऑर्डर देते हुए बोली। बहू की बात सुन रुक्मणी जी कहती हैं, बहू सारी बात ठीक है, पर तुम मुझे मेरा नाम लेकर संबोधित मत किया करो। आखिर सास का भी तो मान सम्मान होता है। तुम मुझे माँ, मम्मी जी कुछ भी बोल दिया करो, पर नाम मत लिया करो। काम तो मैं सारे ही कर देती हूँ, बल्कि तेरे कहने से पहले ही कर देती हूँ। परंतु तू मुझे कुछ तो सम्मान दे। और माँ बाप को चाहिए क्या होता है? 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा सम्मान बस। पर तुम आज के बच्चों में तो संस्कारों की इतनी कमी है कि पति हो, बड़ी नंद हो या बूढ़े सास ससुर, सबको ही नाम लेकर संबोधित करती है। अरे रुक्मणी, तू ही तो कहती है कि बुढ़ापे में आकर इंसान बच्चों जैसा हो जाता है, तो मैं तो तुझे बच्चों की तरह नाम लेकर ही बुलाऊंगी ना। और वैसे भी बूढ़े लोग उस पुराने इंजन के समान समान होते हैं जो रेड़ी के भाव बिकता है। अब जाने से पहले ही मेरा मूड ना खराब कर। मुस्कान अपमानजनक बातें बोलकर वापस अपने कमरे में चली जाती है और इधर रुक्मणी जी बहू की बात सुन स्तब्ध रह जाती हैं। रुक्मणी जी के पति सुरेश जी का देहांत हुए 8 वर्ष हो चुके थे। सुरेश जी को बीपी की दिक्कत थी। एक दिन बीपी इतना हाई हुआ कि उनके दिमाग की नस फट गई और उनकी सांस की लड़ी टूट गई, और इसी के साथ रुक्मणी जी के जीने की उम्मीद भी टूट चुकी थी। परंतु उन्होंने खुद को किसी तरह जीवन की कठिन परिस्थितियों के लिए फिर से तैयार किया और वापस जिंदगी की तरफ लौट आई, क्योंकि उनके कंधों पर अभी एक बड़ी जिम्मेदारी बाकी थी। अपनी बेटे की तो उन्हें फिर भी इतनी चिंता नहीं थी, क्योंकि सुरेश जी के देहांत के बाद उनकी जल विभाग की सरकारी नौकरी अब दीपक को मिल गई थी। उन्हें चिंता भी तो थी तो बस अपनी बेटी खुशी की, क्योंकि दुर्भाग्यवश खुशी बचपन से ही बहरी थी। वह सुन नहीं सकती थी, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान किसी बच्चे को कोई अवगुण देता है तो उसके बदले में हजारों लाखों गुण भी साथ में देता है। वैसे ही खुशी के साथ भी था। बेशक भगवान ने उसे बहरी बनाया हो, परंतु इस एक कमी को खुशी के हजारों गुणों ने ढक दिया था। उसके स्वभाव में इतने गुण थे, कोई भी खुशी से आकर्षित हो जाता था। भगवान ने उसके रूप और गुणों में कोई कमी ना थी। खुशी इतनी रूपवंती की चांद को चांदनी भी उसके सामने फीकी पड़ जाती थी। बड़ी बड़ी झील सी आंखें, गोरा रंग, गुलाबी के पंखुड़ी जैसे होंठ, लंबे घने काले बाल, जो भी उसे देखता देखता रह जाता। खुशी समझदार होने के साथ साथ हर काम में माहिर थी। खाना बनाती तो ऐसा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। सफाई करती तो ऐसी कि घर का कोना कोना शीशे की तरह चमका देती। सिलाई कढ़ाई करती तो ऐसा डिज़ाइन बनाती कि देखने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती। खुशी के रूप और गुण की प्रशंसा तो हर कोई करता, परंतु जब लड़के वाले विवाह के लिए देखने आए तो चुप्पी साध लेते थे। यही वजह थी कि रुक्मणी जी को दिन रात खुशी की चिंता सताती थी, और दीपक ने शादी के बाद माँ और बहरी बहन को ऐसे पराया कर दिया जैसे उसने रुक्मणी जी की कोख से जन्म ही ना लिया हो और खुशी उसकी सगी नहीं, सौतेली बहन हो। बेटे और बहू का ऐसा रूप देखने के बाद तो रुक्मणी जी की खुशी के लिए चिंता और भी अधिक बढ़ गई थी। खुशी के साथ घर का आधा काम निपटाने के बाद रुक्मणी जी लोगों के घरों में मालिश करने जाया करती थी, और वह एक जने से मालिश करने के लिए 100 रुपये लेती थी। मालिश करके जो पैसे आते हैं उससे अपना और खुशी का खर्चा उठा लिया करती, और जो पैसे बच जाते हैं उन्हें वह घर के कामों में खर्च कर देती थी। कभी किचन में देखती कि दाल या सब्जियां खत्म हो गई हैं तो अपने ही पैसे से खरीद कर लाकर टोकरी में भर देती, तो कभी अपने 3 वर्षीय पोते के लिए कुछ खाने पीने का सामान जैसे फल खरीद लाती थी। मुस्कान के अत्याचार की भी हद थी। एक तो वह कामचोर घर का सारा काम भोली भाली खुशी से करवाती, ऊपर से जब सास को बाजार जाते देखती तो अपना भी कोई ना कोई काम सामान उन्हीं के पैसे से लाने के लिए बोल देती। रुक्मणी जी सीधी सादी बुजुर्ग महिला, भला उनमें मुस्कान जैसी चालाकी कहाँ। शाम का समय था। रुक्मणी जी बिल्कुल अभी अभी मालिश करके आई थी। तभी मुस्कान अपने कमरे से आई और सास के हाथ में रुपए देखकर तुरंत ऑर्डर लगाते हुए बोली, अरे रुक्मणी, किचन में सब्जियां खत्म हो गई हैं,
जरा बाजार से लेकर आ जाओ। रुक्मणी जी, अरे बहू, अभी आई हूँ, जरा पानी तो पीने दो, 2 घड़ी सांस तो लेने दो, अभी लाती हूँ। सास की बात सुन मुस्कान बोली, तो मैंने कौन सा तेरे गले पर तलवार रखी हुई है? ले ले सांस, पी ले पानी। और यह खुशी कहाँ है? शाम के 5 बज गए हैं, आज इसने अभी तक चाय क्यों नहीं बनाई? खुशी, अरे खुशी, कहाँ है तू? बहू से सुनाई नहीं देता, मैं देखती हूँ। इतने में ही खुशी अंदर से बाहर आई और भाभी का मुंह देखने लगी तो मुस्कान बोली, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, जा जल्दी जाकर बढ़िया अदरक और इलायची वाली चाय बनाकर ला मेरे लिए। खुशी बहरी जरूर थी, लेकिन वह होठों से शब्दों को पढ़ना जानती थी। भाभी की बात सुनकर खुशी कहती है कि वह अभी चाय का भगोना गैस पर चढ़ाकर आई है। इधर रुक्मणी जी सब्जियां लाने के लिए मार्केट निकल गई। सामान लेकर वापस आ ही रही थी कि रास्ते में उन्हें उनकी सहेली बिमला जी मिल गई और दोनों सहेली वहीं घर के पास वाले पार्क में बैठकर अपने अपने सुख दुख की बातें बताने लगी। बातों ही बातों में बिमला जी रुक्मणी जी से पूछ बैठी हैं, बता रुक्मणी, सुरेश भाई साहब के देहांत के बाद से ही तूने अपनी कमर एक कर रखी है। अपनी बुढ़ी हड्डियों को रगड़कर इतनी मेहनत करके जो तू घर घर जाकर मालिश करती है, क्या तू अपना सारा पैसा ऐसे ही खर्च कर देती है या कुछ बचत भी करती है आने वाले समय के लिए, बेचारी खुशी के लिए? बिमला जी की बात सुन रुक्मणी जी बोली, बचत कहाँ बिमला बहन, मालिश करके जो भी पैसा आता है, खुशी और अपना खर्च उठाने के बाद जो पैसे बचते हैं सारे घर के छुटपुट कामों में ही खर्च हो जाते हैं। रुक्मणी जी की बात सुनकर बिमला जी अपना माथा पीटते हुए बोली, हे भगवान, सद्बुद्धि दे तुझे सावित्री, क्या पागलपंती कर रही है तू? थोड़ी अक्ल वक्कल है या नहीं? एक तो दीपक और मुस्कान घर का सारा काम करवाने के बाद भी तुझे और खुशी को एक आना नहीं देते हैं, ऊपर से तू अपने खून पसीने की कमाई भी उन्हीं पर खर्च कर देती है। अरे जितना काम वह तुझसे और बेचारी खुशी से करवाते हैं उतना तो तू किसी के घर में करेगी तो आज के समय में 6,000 से कम ना मिलेगा। वह डायन मुस्कान तो बेचारी खुशी पर भी दया नहीं खाती। अरे रुक्मणी, वो दोनों तेरी आंखों के सामने खुशी के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, उससे इतना काम करवाते हैं और बदले में एक फूटी कौड़ी नहीं देते, तो सोच भगवान न करे कल को तुझे कुछ हो गया तो खुशी का क्या होगा? कौन उस बच्ची का ख्याल रखेगा? कौन उसका खर्च उठाएगा? इसलिए कहती हूँ रुक्मणी, थोड़ा अक्ल से काम ले। बिमला जी के समझाने के बाद रुक्मणी जी बोली, हे भगवान, मैं कैसी पागल हूँ। बिमला बहन, यह सब तो मैंने सोचा ही नहीं कि मेरी बच्ची का क्या होगा। मैं तो अपनी सारी कमाई ऐसे ही खर्च कर देती हूँ। अच्छा हुआ बिमला बहन जो तूने मुझे समझाया, वरना मैं तो इतनी मेहनत करके भी खाली हाथ ही रह जाती हूँ। लेकिन अब थोड़ी बचत करके चलूँगी। इन लोगों का क्या भरोसा, मेरे मरने के बाद मेरी बच्ची के साथ क्या करे। इसलिए तो तुझे समझा रही हूँ कि अपने जीते जी उस बच्ची के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर, वरना आने वाला समय बहुत कठिन होगा। परंतु शारदा बहन, मुस्कान भी तो मेरे पैसे नहीं छोड़ती, मेरे पैसे देखते ही कोई ना कोई काम बता देती है। बचत करूँ तो कैसे करूँ? मेरा और खुशी का तो किसी बैंक में कोई खाता भी नहीं है। बिमला जी बोली, क्या बताऊँ रुक्मणी बहन, मेरे साथ भी यही दिक्कत है। बड़ा बेटा एक आना नहीं देता और छोटा बेटा कुछ देता है तो पोता नहीं छोड़ता। इसलिए तो मैं कमेटी डालती हूँ। वह जानकी है ना, अरे जो अरोड़ा जी के यहाँ किराए पर रहती है, उसके पास तू भी ऐसा ही कर, जिससे एक अच्छी खासी रकम जमा हो जाए। फिर खुशी के लिए इस रकम से कुछ इंतज़ाम कर देना। मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं हूँ, क्या उसके पास कमेटी डालना सुरक्षित होगा? अरे हाँ हाँ रुक्मणी, तू चिंता ना कर, गली के और लोगों ने भी उसी के पास कमेटी डाली हुई है। बिमला, चल ठीक है, फिर कल से तुम्हारे साथ ही चलती हूँ जानकी से बात करने। सारी बात करके बिमला जी और रुक्मणी जी दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले ही दिन में दोनों जानकी से कमेटी की बात करने जाती हैं। जानकी दोनों को बड़े आदर सम्मान से बैठाती है, फिर उनके लिए चाय नाश्ता लाती है और बड़े ही प्यार से बात करती है। रुक्मणी जी को जानकी अच्छे स्वभाव की लगी। यह सोचकर ही लड़की अच्छे स्वभाव की है, इसके पास पैसा मेरा सुरक्षित रहेगा। 3,000 प्रति माह की कमेटी जानकी के पास डाल देती हैं।
रुक्मणी जी बिना मुस्कान को बिना बताए हर महीने 3,000 कमेटी में देती थी। एक दिन मुस्कान कुछ खरीदारी करने के लिए मार्केट गई तो उसे वहाँ संजोगवश जानकी मिल गई और वह दोनों बातें करने लगी। मुस्कान बोली, अच्छा हुआ जानकी, तू मुझे मिल गई। मैं तो तेरे पास आने का सोच ही रही थी। मुस्कान की बात सुनकर जानकी बोली, क्या हुआ, सब कुशल मंगल तो है ना? अरे हाँ हाँ, सब ठीक है। बस मुझे यह कहना था कि यार अगली कमेटी की पर्ची में मेरा ही नाम निकाल देना, कैसे भी करके। पैसे की बड़ी ही ज़रूरत है मुझे। वह क्या है ना, अगले महीने मेरी बहन की शादी है तो कुछ पैसे मुझे मम्मी को देने हैं और कुछ अपने लिए शॉपिंग करनी है। फिर शादी में बहन को भी सोने की चीज़ देनी है जानकी। अरे मुस्कान, तू चिंता मत कर, अगली कमेटी में तुझे ही दूंगी। मुस्कान, शुक्रिया यार, मेरा काफ़ी खर्च होने वाला है अगले महीने। तुझे काफ़ी पैसे चाहिए होंगे। अगर तुझे ज़्यादा पैसे चाहिए तो तू अपनी सास से ले लेना, उसने भी तो कमेटी डाली हुई है मेरे पास। जानकी की बात सुनकर मुस्कान की तो आंखें चौड़ी हो गई। आश्चर्यचकित होते हुए बोली, जानकी क्या बात कर रही है तू? बुढ़िया ने भी कमेटी डाली है? जानकी, हाँ और नहीं तो क्या, क्यों तुझे नहीं पता? मुस्कान बोली, नहीं यार, मुझे सच में नहीं पता था। तभी मैं सोचूं कि बुढ़िया आजकल घर में पैसे क्यों नहीं खर्च करती। अब समझ आया सारा खेल। बुढ़िया तो सही खेल खेल गई यार, चोरी चोरी यहाँ मुझे भनक तक ना लगने दी। फिर वह बोली, तू देख जानकी, आज इसे कैसा मजा चखाऊंगी, बुढ़िया हमेशा याद रखेगी। मुस्कान का दिमाग तो खुराफाती विचारों से तो भरा ही रहता था। तभी एक और खुराफाती आइडिया उसके दिमाग में आया और वह जानकी से बोली, देख जानकी, मेरी बात ध्यान से सुन। क्यों ना ऐसा करें कि जितने लोगों की कमेटी तेरे पास है ना, सबके पैसे लेके उड़नछू हो जा। मेरी सास के हिस्से के पैसे मुझे दे दे। बोल क्या कहती है जानकी यार? मुस्कान, तो कैसी बातें कर रही है? इतने सारे लोगों ने विश्वास करके मेरे पास कमेटी डाली है, भला मैं सबके पैसे लेकर भाग कैसे सकती हूँ? यह तो बहुत बड़ा पाप होगा। जानकी ने मुस्कान को अपने जाल में फंसाते हुए कहा, जानकी तू अगर इस पाप पुण्य के चक्कर में पड़ी रही तो कभी कुछ भला नहीं होने वाला तेरा। अरे सोच, ऐसे कब तक किराए के मकान में इधर उधर धक्का खाती रहेगी? तुझे अपना खुद का घर लेना है कि नहीं? तेरी बच्ची भी बड़ी होने लगी है, कल को भगवान ने चाहा तो उसके रिश्ते भी आएंगे जानकी। हाँ यार, मुझे अपने खुद का घर तो लेना है। पर मुस्कान, जानकी कुछ मत सोच। अरे अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई, मैं पकड़ी गई तो? जानकी, तू बस डील पक्की कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। तेरे यहाँ से भागने का सारा इंतजाम करना मेरा काम है। दूसरे शहर में भी कुछ दिनों के लिए तेरे रहने खाने का इंतज़ाम भी मैं ही करवा दूंगी। तू तो जानती है कि मेरे पापा की कितनी ऊपर तक पहुंच है। मैं उनसे बोलकर सब इंतज़ाम करवा दूंगी। पैसे का लालच तो अच्छे अच्छे इंसान को कुकर्म करने पर मजबूर कर देता है, जैसे जानकी को कर दिया। और उसने मुस्कान के साथ डील पक्की कर ली। अगले ही दिन रात के अंधेरे में जानकी रुक्मणी जी की कमेटी के आधे पैसे मुस्कान को थमा दी और कहा, बाकी के बाद में दूंगी। बाकी सब लोगों के पैसे लेकर रफू चक्कर हो गई और जाकर 2 घंटे की दूरी पर उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर में थोड़े दिन के लिए रहने लगी, जहाँ पर मुस्कान ने 3-4 दिन के लिए उसके रहने खाने का बंदोबस्त कर रखा था। अब सुबह होते ही जानकी के पैसे लेकर भागने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। तभी मुस्कान मजे लेने के लिए सास के पास आई और बोली, अरे रुक्मणी, तुझे पता है पूरे मोहल्ले में शोर मचा है। क्या अरोड़ा जी के यहाँ जो किराएदार थी ना, क्या नाम था उसका? अरे हाँ, जानकी। वह सबकी कमेटी के पैसे लेकर भाग गई है। मुस्कान तो रुक्मणी जी पर दुख का बम फोड़कर चलती बनी। जैसे ही रुक्मणी जी ने खबर सुनी तो उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उनका शरीर पसीने से तरतर हो गया। अचानक उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि खुशी ने उन्हें संभाल लिया। खुशी का भी रो रो कर बुरा हाल था। रुक्मणी जी अपने आंसू साफ करते हुए यह खबर बिमला जी को देने के लिए उनके घर की तरफ दौड़ी। शारदा बहन कहाँ हो बहन? आंटी जी क्या बात है, आप इतना घबराई हुई क्यों हो? अभी अभी छत पर गई हैं कपड़े सुखाने। बिमला जी के बेटे दिलीप ने रुक्मणी जी से कहा तो रुक्मणी जी रोने लगी। दिलीप जल्दी से उनके लिए पानी लेकर आया
आंटी जी आप पानी पीजिए। रुक्मणी जी ने पानी के गिलास में अपने हाथ में लिया ही था कि बिमला जी भी ऊपर से आ गई। क्या बात है रुक्मणी, तुम क्यों रो रही हो? सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं बहन, कुछ भी कुशल मंगल नहीं है। तुम्हें नहीं पता क्या मोहल्ले में क्या हुआ है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। मैं तो कपड़े धोकर सूखने के लिए डालने गई थी। रुक्मणी जी रोने लगती हैं और रोती रोती बोलती हैं, बहन वह कमेटी लेकर भाग गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे क्या बात कर रही हो? जानकी भाग गई? ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो बड़ी ही दयालु औरत थी। हद है। हे भगवान, आज के समय में तो किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कौन क्या है पता ही नहीं चलता है। सबकी कमेटी लेकर भाग गई। कहाँ भाग गई? पुलिस में रिपोर्ट नहीं की क्या? विमला जी ने पूछा। रुक्मणी जी रोते हुए बोली, जा रही थी। मैंने पाई पाई जमा कर कमेटी डाली थी। मैं ही जानती हूँ मैं किस तरह से एक एक पैसा अपनी बच्ची के लिए जोड़ा था। मैं क्या करूँगी? लेकर भाग गई है। पुलिस स्टेशन नहीं गई। पुलिस इस बात को सुनने को भी तैयार नहीं होगी। आंटी जी आप चुप हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दिलीप ने रुक्मणी जी को सांत्वना देते हुए कहा। रुक्मणी चुप हो जा, अपनी हालत देख क्या हो गई है। अपनी बच्ची खुशी का ख्याल कर। तुझे क्या हो गया है तो उसका क्या होगा? यही सब सोचकर तो वह कमेटी डाली थी। मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। भगवान सब ठीक कर देंगे। रुक्मणी भगवान पर विश्वास रख। बिमला जी के समझाने पर रुक्मणी जी थोड़ी देर में चुप हो गई। फिर दिलीप बोल पड़ा, आंटी जी आपकी समस्या का हल है मेरे पास। रुक्मणी जी और बिमला जी ने उसे एक साथ देखा। हाँ मम्मी और आंटी जी, आपका पैसा आपको मिल सकता है। मैं आपकी मदद करूँगा। लेकिन बेटा तू क्या करेगा? इसमें बिमला जी ने अपने बेटे से कहा। तो दिलीप बोला, मम्मी ऐसी समस्याओं का हल पर्दा गैंग के पास है। पर्दा गैंग? रुक्मणी जी और बिमला जी एक साथ बोली। हाँ आंटी जी, पर्दा गैंग जो इन्हीं समस्याओं का हल करने के लिए बनी है। बात सुनकर रुक्मणी जी के आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी। बेटा क्या मेरा पैसा मुझे मिल सकता है? हाँ आंटी जी, क्यों नहीं मिलेगा। आप मुझ पर विश्वास रखें, आपका पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। तो बेटा तू मुझे ले चल पर्दा गैंग के पास, तेरा बड़ा एहसान होगा। आंटी जी मैं ले चलूँगा आपको वहाँ, लेकिन आपको ही जाना होगा वहाँ, कोई और नहीं जा सकता। दिलीप तू हम दोनों को ले चलना, हम दोनों अंदर चले जाएंगे। ठीक है माँ, अब तो लेट हो गया, कल सुबह 10 बजे वहाँ ज़रूर जाएंगे। रुक्मणी जी में उम्मीद जागी और इस उम्मीद के साथ घर चली गई। शाम में जब घर का कुछ ज़रूरी सामान लेने बाजार गई, रोड पे चलते समय उनकी नज़र एक होटल में पड़ी, जहाँ उनकी बहू मुस्कान किसी के साथ बैठे हुए चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। उन्होंने देखने की बहुत कोशिश की, परंतु दूर से उस दूसरे व्यक्ति को देख ना पाई। वह वहाँ कुछ देर उनके बाहर निकलने के इंतज़ार में खड़ी रही। जैसे ही वह दोनों बाहर आई तो देखकर उनके होश उड़ गए, उनके हाथ पांव कांपने लगे। वह वहीं जाम हो गई। तभी गाड़ी फटाक से आई और वह औरत गाड़ी में बैठकर गुल हो गई। वह औरत कोई और नहीं बल्कि जानकी है, वह भी मेरी बहू मुस्कान के साथ। यह देख उनकी हालत खराब हो गई। जरूर इन दोनों की मिली भगत है। रुक्मणी जी अब अपने घर आ गई। अब उन्हें मुस्कान पर शंका हो गई थी। जब वह घर आई उसके 1 घंटे बाद मुस्कान घर आ गई। रुक्मणी जी के हृदय में अनेक प्रकार के सवालों ने जन्म ले लिया था, जिनका जवाब पाने के लिए वह अपनी बहू पर नज़र रखे हुए थी। उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। खुशी भी अपनी माँ की भावनाओं को समझ रही थी। रुक्मणी जी ने उसे इशारों से अपने मन की बात कही तो रुक्मणी जी ने उसे गले लगा लिया। तभी उन्होंने मुस्कान को ऊपर जाते देखा तो रुक्मणी जी तुरंत उसके पीछे पीछे धीमे कदमों से ऊपर गई। तो मुस्कान फ़ोन पर कह रही थी, तुम बार बार फ़ोन मत किया करो, मैं मौका देख खुद फ़ोन कर लिया करूँगी। यह बताओ मेरी बाकी की रकम कब दे रही हो? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे मेरी सास के पैसों की आधी रकम पूरी चाहिए। एक तो मैं अपनी सास के रकम की आधी ही ले रही हूँ, नहीं तो मुझे पूरी लेनी चाहिए थी।
1 लाख में से मुझे 1 रुपया भी कम नहीं चाहिए और सुबह 9 बजे तक ही मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं भांडा फोड़ दूंगी, चाहे मुझे भी जेल ही क्यों ना जाना पड़े। इतना सुनकर रुक्मणी जी के दिल पर बिजलियां टूट पड़ी। उनके कदम लड़खड़ाने लगे। इससे पहले मुस्कान नीचे आने के लिए मुड़ती, रुक्मणी जी वहां से गायब हो गई। खुशी सो चुकी थी। रुक्मणी जी की पूरी रात इसी दुख के साथ कटी और उन्हें अपनी बहू पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह ऐसा भी कर सकती है। मैं सोचती थी कि मुस्कान केवल जवान की कड़वी है, परंतु वह तो पूरी की पूरी कड़वी है। उसने कैसा पाप किया है, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। रुक्मणी जी सोच कर रोई जा रही थी, फिर रोते रोते सो गई। मुस्कान सुबह ही घर से निकल चुकी थी। उसे इसके हिस्से के पैसे मिल चुके थे। उसने चुपके से लाकर अपने लॉकर में रख दिए तो 10 बजते ही रुक्मणी जी बिमला जी के घर पहुंची, जहां दिलीप और बिमला जी पहले से ही उनके इंतज़ार में बैठे थे। उनके आते ही वह तुरंत वहां से निकल चुके थे। शहर से थोड़ी दूर स्थित एक छोटा सा गांव बना हुआ था, जिसमें 2 मंजिला घर था जो पर्दा गैंग का था। तीनों वहां पहुंचे तो दिलीप ने कहा, आप दोनों अंदर जाइए, मैं यहीं रुकता हूँ। बेटा, जगह तो बहुत प्यारी सी है, इसे देखकर लगता तो नहीं कि यहाँ कोई गैंग रहता होगा। बिमला जी ने अपने बेटे से कहा तो रुक्मणी जी भी बोली, बेटा कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं आंटी जी, आप आराम से अंदर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वह उन दोनों को अंदर भेज देता है। जैसे ही डरते डरते दोनों अंदर जाती हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह दोनों अपनी आंखों से इधर उधर देखने लगती हैं। वहाँ तो सब महिलाएं थी, 23 से 60 वर्ष तक की। सब सास बहू थी और सबने काली साड़ी पहनी थी। हमने तो सोचा था कि गैंग है तो मर्दों का ही होगा, और यह क्या, वहाँ तो सभी महिलाएं मौजूद थी। वहाँ एक बड़ी सी कुर्सी पर पर्दा गैंग की हेड बैठी हुई थी, जो उन परेशान महिलाओं की परेशानी अच्छे से सुन रही थी और चुटकी बजाते उनकी परेशानियों का हल किया जा रहा था। हमें अंदर आते समय जो डर था, लेकिन दृश्य देखकर छूमंतर हो चुका था। तभी आवाज़ आई, बहन आपकी क्या समस्या है? और काली साड़ी वाली एक औरत, उसने सवाल किया। इतना कहना था कि रुक्मणी जी और बिमला जी अपनी समस्या बताने में लग गई। उनकी सारी समस्या अच्छे से सुनी गई और उन्हें सांत्वना देते हुए बोला, बहन अब आप लोग निश्चित होकर घर जाइए, कल इसी समय आ जाना। रुक्मणी जी और बिमला जी वहाँ से निकल गई। बाहर आने पर दिलीप ने सब पूछा तो उसे अंदर का सब हाल बता दिया और घर को वापस आ गए। अगले दिन के इंतजार में सब अपने अपने काम निपटाने में लग गए। बड़ी मुश्किल से रात कटी। अगले दिन दोपहर को फिर से उसी जगह पहुंच गए। दिलीप बाहर रुक गया। रुक्मणी जी और बिमला जी अंदर आ गई तो उन्हें ऊपर कमरे में भेज दिया गया। उधर जैसे ही मुस्कान घर से निकलकर कमेटी की रकम बैंक में जमा करने जा रही थी, एक गाड़ी सी 2 औरतें उतरी और अंदर घसीटते हुए मुस्कान डर के मारे चिल्लाती रही। उसने देखा गाड़ी में काले बुर्के वाली औरतें थीं। मुस्कान चिल्लाकर पूछती रही, कौन हैं आप लोग? मुझे ऐसे किडनैप कर कहाँ ले जा रही हैं? मैंने क्या किया है? उसे कोई जवाब नहीं मिला। गाड़ी छोटे से गांव के बाहर रुकी और मुस्कान को अंदर ले जाया गया। जानकी वहाँ मौजूद थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। यह देखकर मुस्कान के पसीने छूट गए। मुस्कान चिल्लाती रही। फिर एक काली साड़ी वाली ने उसके 2 थप्पड़ जड़ दिए। तब जाकर मुस्कान चुप हुई। उसने पूछा, मुझे यहाँ ऐसे क्यों लाया गया है? क्या किया है मैंने? गैंग की हेड उठी और उसकी कनपटी पर पिस्टल रखकर बोली, क्या किया है तूने? क्या तुझे नहीं पता? यही पता कराने के लिए तुझे यहाँ लाया गया है और यही सब पता लगवाने के लिए गैंग बनाया गया है। तुम जैसे लोग भोले भाले लोगों पर, बूढ़े बुजुर्गों पर अत्याचार करती हो, उनके साथ बुरा करती हो, उनके पैसे, उनकी जायदाद हड़पते हो। इस तरह बुरा करने वालों का सर्वनाश करने के लिए ही पर्दा गैंग ने जन्म लिया है। अब तो तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता। इतना सुना था कि मुस्कान और जानकी डर के मारे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और रोने लगी। प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हमारी जान मत लीजिए, हम तुरंत कमेटी के सबको सबके पैसे दे देंगे। मुस्कान डर के मारे बोली, मैडम देखिए, यह मेरा पर्स, इसमें सारे पैसे हैं, आप मेरी जान बख्श दीजिए। मैं अपनी सास की क्या, अपनी कमेटी भी सास को दे दूंगी, बस मुझे छोड़ दीजिए। जानकी भी बोल रही थी कि मैं सबकी कमेटी लौटा दूंगी,
मुझे जाने दीजिए मैडम। तभी हेड बोलती है, इसकी सास को पेश किया जाए। उन्हें ऊपर से लाया गया। मुस्कान भी अपनी सास को देखकर भौचक्की रह जाती है। वही रुक्मणी जी की भी आंखें फटी की फटी रह गई। मुस्कान अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। रुक्मणी जी ने मुस्कान के दबाकर थप्पड़ जड़ दिए और एक थप्पड़ जानकी को। मुस्कान ने अपनी सास से माफ़ी मांगने लगी और उनके 1 लाख और अपनी रकम का 1 लाख उनके हाथों में थमा दिए। रुक्मणी जी ने अपनी रकम उठाई और बहू की रकम उसके मुंह पर दे मारी और कहा, मुझे केवल अपनी मेहनत का पैसा चाहिए, भीख नहीं। अर्चना फिर माफ़ी मांगने लगी, लेकिन रुक्मणी जी ने उसे माफ़ नहीं किया और कहा कि हम एक छत के नीचे ज़रूर रहेंगे, लेकिन अजनबी बनकर। मैं इस हरकत के लिए तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुस्कान रोती रही। रुक्मणी जी ने पर्दा गैंग के आगे हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद दिया। हेड ने कहा, बहन हाथ मत जोड़ो, गले मिलो। कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो बेफिक्र होकर हमारे पास आना, हम हमेशा आपके साथ हैं। दिलीप, बिमला जी और रुक्मणी जी वहाँ से आ गए। जानकी ने सबकी कमेटी लौटा दी। दिलीप ने रुक्मणी जी से खुशी का हाथ मांग लिया। दिलीप खुशी को मन ही मन चाहता था, किंतु आज तक रुक्मणी से बात ना कर पाया था। बिमला जी को अपने बेटे की पसंद पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि खुशी उनको भी पसंद थी। दिलीप और खुशी की शादी रुक्मणी जी ने पूरे विधि विधान के साथ संपन्न करी। रुक्मणी जी खुशी को दिलीप की पत्नी और बिमला जी की बहू के रूप में देखकर अब रुक्मणी जी की सबसे बड़ी चिंता खत्म हो गई थी। अब जाकर उन्हें चैन की नींद आई। भगवान का लख लख शुक्र अदा करती। वहीं दूसरी ओर मुस्कान पश्चाताप की अग्नि में दिन रात जल रही थी। बेटे ने इस बारे में माँ से बात भी की, लेकिन रुक्मणी जी ने नहीं मानी। मुस्कान ने अपनी सास को मनाने के कई जतन करती रही, किंतु सब बेकार। रुक्मणी जी अपने पोते को पहले की तरह ही प्यार करती, लेकिन पूरे 1 साल बाद रुक्मणी जी ने मुस्कान के लिए अपनी चुप्पी तोड़ी और बोली, बहू मैंने यह 1 साल की चुप्पी जानबूझकर नहीं तोड़ी। अगर मैं तुम्हें तभी माफ़ कर देती तो तुम्हें लगता कि तुमने कुछ गलत किया ही नहीं, इसलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। माँ जी, मैं गलत करूँगी तो क्या, गलत सोचूंगी भी नहीं। माँ के साथ गलत करके मुझे नरक में नहीं जाना, मुझे स्वर्ग में जाना है, और यह तभी संभव है जब मैं माँ की सेवा करूँ। मुस्कान की बातें सुन रुक्मणी जी ने मुस्कान को गले लगा लिया। तब उनका पोता भी उनके गले लग गया। फिर दोनों सास बहू माँ बेटी बनकर रहने लगी। उनका प्यार देखकर बेटा भी खुश हो गया। अब उनका परिवार संपन्न परिवार बन चुका था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।